स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद दोस्तों हर्षद मेहता नाम काफी चर्चे में है। जब भी हम हर्षद मेहता सुनते हैं तो एक ही वर्ड हमारे दिमाग में आता है जो कि है स्कैम। अगर हम किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछें कि हर्षद मेहता स्कैम आखिर क्या था तो वो बहुत ही सिंपल शब्दों में ये कहेगा कि हर्षद मेहता ने बैंक से पैसे लिए, उन्हें स्टॉक मार्केट पे लगाया, वो बैंकों को उनका पैसा वापस नहीं कर पाया जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया। पर दोस्तों स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है जो हमें समझना बाकी है। दोस्तों हर्षद मेहता को लेकर हमारे दिमाग में काफी सवाल उठते हैं, जैसे कि कैसे एक व्यक्ति जो कि एक नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है इतने कम समय में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। कैसे हर्षद मेहता ने अपने स्टॉक मार्केट के करियर को जेब में सिर्फ 40 रुपए से शुरुआत किया था और देखते ही देखते वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर में आने लगा। कैसे उसके पास स्टारलेट और लेक्सस जैसी महंगी गाड़ी आ गई जो कि एक अमीर आदमी के लिए भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल था। हर्षद मेहता का घर 15,000 स्क्वायर फीट का था। उसे बड़े बड़े टाइटल्स मिलने लगे जैसे कि बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट या फिर अमिताभ बच्चन ऑफ दलाल स्ट्रीट। हर्षद मेहता की तरह पूरा देश बनना चाहता था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे वही हर्षद मेहता इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व था जिससे सभी इंडियंस का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों हर्षद मेहता फाइनेंशियल स्कैम से जुड़े हुए भी ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली ये स्कैम क्या था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ऐसे कौन से लूप होल्स थे हमारे गवर्नमेंट की सिस्टम में जिसका इस्तेमाल हर्षद मेहता ने किया अपने इस इतने बड़े स्कैम को अंजाम देने के लिए, कैसे इस स्कैम को एक्सपोज किया गया और ऐसे कौन से रिफॉर्म्स लाए गए इस स्कैम के बाद हमारे सिस्टम में। और साथ ही दोस्तों इस स्कैम में बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है जो हम आपको वीडियो के साथ समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे स्कैम को समझने से पहले हम जानते हैं हर्षद मेहता के बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज जो कि मुंबई में है वहां से बीकॉम की डिग्री हासिल करी। उसके बाद उन्होंने 8 साल तक छोटी मोटी कंपनीज में जॉब किया। उसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन जॉब मिली जहां उनका स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। दोस्तों स्टॉक मार्केट को और बारीकी से समझने के लिए हर्षद मेहता ने प्रसून पंजीवंडास के लिए ब्रोकर का काम किया। ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। दोस्तों हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही कम समय में काफी कुछ समझ में आ गया था। वो स्टॉक मार्केट को एक अलग ही नजरिए से देखता था और स्टॉक मार्केट में अपना दिमाग लगा के पैसा कैसे कमाना है वो हर्षद मेहता बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। इसीलिए 1984 में अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम था ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। 1990s के आते तक हर्षद मेहता को काफी अच्छी पहचान मिल चुकी थी। हर्षद मेहता ने बीएससी में एज अ ब्रोकर मेंबरशिप ली और उसके बाद अपने ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसा माना था कि हर्षद मेहता जिस भी शेयर को छू ले वो सोना बन जाता था, यानी कि उसके प्राइस आसमान छूते थे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एसीसी के शेयर की वैल्यू 200 रुपए से 9,000 रुपए पहुंच गई, यानी कि सिर्फ 3 महीने में 4,400% प्रॉफिट। मार्केट में इतना प्रॉफिट कभी देखने को नहीं मिला था। दोस्तों उस समय स्टॉक मार्केट अपनी बुल रन में था, यानी कि तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1991 में सेंसेक्स 1250 था। उसके बाद दोस्तों ठीक उसके एक साल बाद अप्रैल 1992 में सेंसेक्स की वैल्यू करीबन 4,500 हो गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज था। दोस्तों अगर हम इसे भी थोड़ी सी और बारीकी से देखें तो जनवरी 1992 को सेंसेक्स की वैल्यू करीबन 2300 थी। ठीक उसके 3 महीने बाद अप्रैल 1992 को सेंसेक्स की वैल्यू 4,500 पहुंच गई, यानी कि लगभग डबल हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों स्टॉक्स में इतना ज्यादा रेज होना डेफिनेटली फंडामेंटल नहीं था। मार्केट में स्पेकुलेशन की जा रही थी। स्पेकुलेशन से मेरा मतलब है आर्टिफिशियली स्टॉक्स के प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा था। दोस्तों इस सबके पीछे हर्षद मेहता ने रिप्लेसमेंट कॉस्ट छोड़ी थी, पर असल में स्पेकुलेशन किया जा रहा था। इसके साथ दोस्तों 1991 में एलपीजी के रिफॉर्म्स को लाया गया। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि शायद इन रिफॉर्म्स के कारण ही स्टॉक्स के प्राइस में इतना इंक्रीज हो रहा है और स्पेकुलेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। दोस्तों इतने समय तक स्टॉक्स के प्राइस को इंक्रीज रखना अकेले हर्षद मेहता की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। जाहिर सी बात है दोस्तों इसे कहीं और से फंड्स मिल रहे थे, पर कहां से और कैसे मिल रहे थे चलिए जानते हैं। दोस्तों 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने इस स्कैम को एक्सपोज किया। ये पता चला कि एसबीआई की अकाउंट से 500 करोड़ मिसिंग है और साथ ही साथ ये भी पता चला कि इरेगुलर ट्रांजैक्शंस की जा रही थी जिसमें हर्षद मेहता बैंक्स के पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा रहा था।
दोस्तों 1993 आते मार्केट करीबन 2200 सेंसेक्स से क्रैश हो गया। दोस्तों हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया, हर्षित मेहता को इतने सारे फंड्स बैंक से मिल रहे थे। अब दोस्तों एग्जैक्टली जानते हैं कि आखिरकार ये स्कैम क्या था। दरअसल दोस्तों इस स्कैम में रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट के खर्चे उठाने के लिए कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, जिन्हें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने कुछ एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसे उठाती है, जिसके बदले में वो सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट देती है। और सभी बैंक्स को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जमा कराना नेसेसरी था। अब अगर दोस्तों किसी भी बैंक को पैसों की जरूरत होती थी तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक को बेचकर उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता था। उसके कुछ दिन बाद तय किए हुए इंटरेस्ट के साथ बैंक को उनके पैसे वापस देकर अपनी सिक्योरिटीज को वापस लेता था। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे कि अगर आपको कभी पैसों की जरूरत होती है तो आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाते हो, अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखते हो और उसके बाद उनसे कुछ पैसे उधार लेते हो। कुछ दिनों बाद तय किए हुए ब्याज के साथ आप उनके पैसे उनको वापस देते हो और अपनी ज्वेलरी को उनसे वापस लेते हो। और दोस्तों बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एग्जैक्टली यही कनेक्शन है। इन शॉर्ट दोस्तों बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स पाने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील्स का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर एक मीडिएटर यानी कि दलाल का काम करता था, यानी कि जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर्स ढूंढना। दोस्तों हर्षित मेहता भी एक ब्रोकर था और बैंकों के बीच में मीडिएटर का काम करता था। दोस्तों बट रेडी फॉरवर्ड डील्स में कुछ लूपहोल्स थे जिसके बारे में हर्षित मेहता को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था, जिसका इस्तेमाल हर्षित मेहता ने किया इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम देने में। पर दोस्तों वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों रेडी फॉरवर्ड डील का टाइम पीरियड 15 दिन था। दोस्तों रेडी फॉरवर्ड डील्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू इस तरीके की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई 1991 से लेके 1992 के बीच में। दोस्तों आरबीआई का एक ऑफिस है पब्लिक डेप्ट ऑफिस, जहाँ पे एसडीएल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। सिक्योरिटीज जनरल लीजर, जहाँ पे दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि उस समय कंप्यूटराइज नहीं था। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इतनी जल्दी एंट्रीज कर पाना मुश्किल था, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों बैंक रिसीव्ड कॉन्सेप्ट का, जिसे हम बीआर कहते हैं। तो अगर अब आपको बैंक से पैसे चाहिए तो दोस्तों आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह उस बैंक को एक रिसीप्ट दे सकते हैं कि मैंने आपसे इतने अमाउंट में पैसे लिए। दोस्तों पर यहाँ पर भी एक इशू था। अब किसी बैंक के पास ज्यादा पैसे या किसी बैंक को पैसों की जरूरत है, ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगाया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था, यही दोस्तों ब्रोकर का काम आता है। दोस्तों अब जो है ट्रांजैक्शंस बीआर के थ्रू होते थे जो ब्रोकर करवाता था। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस लीगल था दोस्तों अब जानते हैं हर्षित मेहता डील के बारे में। आखिरकार हर्षित मेहता स्कैम में ऐसा क्या हुआ। इस चीज को मैंने 2 फेज में बांटा है, फेज 1 और फेज 2। चलिए दोस्तों फेज 1 की बात करते हैं। मान लीजिए 2 बैंक है, बैंक बी और बैंक ए। मान लीजिए कि जो बैंक बी है वो बोरोइंग बैंक है, तो हर्षित मेहता बैंक बी को किसी भी तरीके से राजी कर लेता है कि वो उन्हें 100 करोड़ का, मान लीजिए 100 करोड़ का बीआर इशू कर दे। दोस्तों यहाँ पे एक लूपहोल सामने आता है कि बैंक बी ने बिना बैंक ए के बारे में जाने सीधा हर्षित मेहता को 100 करोड़ का बीआर दे दिया। अब हर्षित मेहता बैंक ए को ढूंढता है जो कि 100 करोड़ बैंक बी को दे सके, तो वो उन्हें बीआर देता है। बैंक ए की तरफ से 100 करोड़ आता है, पर दोस्तों यहाँ पर बैंक ए बैंक बी के अकाउंट में नहीं बल्कि हर्षित मेहता के यानी कि ब्रोकर के अकाउंट में 100 करोड़ देता है। दोस्तों गेस व्हाट, वो जो 100 करोड़ हैं वो बैंक बी को वापस नहीं जाते। हर्षित मेहता उन 100 करोड़ को स्टॉक मार्केट में लगाता है। स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा पैसा एक साथ आने की वजह से स्पेकुलेशन होता है, जो एग्जैक्टली हर्षित मेहता वही कर रहा था। तो दोस्तों स्पेकुलेशन होने के बाद शेयर प्राइस, जो स्टॉक्स के शेयर है वो इंक्रीज होते हैं, यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ का 102 करोड़ हो गया। दोस्तों जो 100 करोड़ है वो हर्षित मेहता ने बैंक बी को वापस दे दिए और जो 2 करोड़ है दोस्तों वो हर्षित मेहता ने कमाए। दोस्तों इसी तरीके से बैंक ए बी सी डी मल्टीपल बैंक्स के साथ ये डील्स को ऑपरेट किया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो है वो लिमिट्स को क्रॉस किया गया। दोस्तों हर्षित मेहता ने छोटे छोटे बैंक जैसे कि बैंक ऑफ करोड़ और मेट्रोपॉलिटन के जो ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स थे, उनके साथ में क्या की सेटिंग कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे फेक बीआर जो है वो इशू होने लगे और दोस्तों फेक बीआर वो दूसरे बैंक को देता था। अब दूसरे बैंक उसे असली समझकर उन्हें हर्षित मेहता के अकाउंट पे पैसा देते थे। उस पैसे को हर्षित मेहता स्टॉक मार्केट में लगाता था स्पेकुलेशन करने के लिए। अब मान लीजिए वो जो फेक बीआर है वो 100 करोड़ का है, तो इस बार जो है दोस्तों 100
करोड़ का 105 करोड़ प्रॉफिट बन के आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई जनरल सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए कोई टाइम का लिमिट नहीं था, इसलिए स्टॉक मार्केट पे उस पैसे को जितना समय चाहे हम रख सकते थे, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट बन के आता था। अब मान लीजिए जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा मिले हैं उसमें से 2 करोड़ वो बैंक्स को देता था, क्योंकि बैंक को भी अच्छे रिटर्न चाहिए थे, और दोस्तों कुछ पैसे जो है मान लीजिए 1 करोड़ वो जो उन करप्ट बैंक ऑफिशियल्स को खिलाता था। इन सब के बीच दोस्तों 2 करोड़ जो बचे वो हर्षित मेहता का प्रॉफिट होता था। दोस्तों इस तरीके से फेक बीआर के जरिए हर्षित मेहता स्टॉक मार्केट पे स्पेकुलेशन करके पैसा कमाता था। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 लूपहोल्स को देखा। सबसे पहले दोस्तों सीधा ब्रोकर के नाम पर बीआर इशू करना या फिर ब्रोकर के अकाउंट में इतना पैसा देना, और दोस्तों दूसरा फेक बीआर को इशू करना। इसके साथ दोस्तों कुछ और भी लूपहोल्स है, जैसे कि अनरेगुलेटेड ब्रोकर का अकाउंट होना, उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करना। बीएसई में दोस्तों सिर्फ ब्रोकर्स का ही राज था, जिससे वहाँ पे भी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की भी एक गलती है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को ओवरसाइट कर दिया। इसके साथ दोस्तों सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाया गया था। दोस्तों जानकी रमन कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और दोस्तों सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और ऐसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे लूपहोल सामने आए, जिससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि ये लूपहोल्स के अराउंड ये पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं स्कैम के साइज की। दोस्तों अगर आज के जमाने से कंपेयर करके देखा जाए तो स्कैम का साइज करीबन 1 लाख करोड़ है दोस्तों। और दोस्तों इस पूरे स्कैम में सिर्फ हर्षित मेहता ही नहीं और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि दोस्तों आरबीआई की कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग, या फिर कोई बड़े बड़े बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी ऐसा कहा जाता है, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर्स, एनबीएफसीज, बैंक्स, दोस्तों हर्षित मेहता और भी बहुत सारे ब्रोकर्स। और दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा रिपोर्ट्स में बताया गया है। दोस्तों 9 नवंबर 1992 को हर्षित मेहता को अरेस्ट किया जाता है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सेबी ने उन्हें स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। हर्षित मेहता के अगेंस्ट 72 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे और दोस्तों 600 लॉ सूट फाइल किए गए थे। सितंबर 1999 को हर्षित मेहता को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 31 दिसंबर 2001 को दोस्तों सडन हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इन सभी चीज का कंक्लूजन यही है कि हर्षित मेहता ने बैंक के लूपहोल्स को बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल करते हुए बैंक के पैसों को स्टॉक मार्केट पर रिस्क में लगाया, जो कि इनडायरेक्टली हमारा पैसा है प्रॉफिट कमाने के लिए। दोस्तों स्कैम 1992 के बाद बहुत से लूपहोल्स गवर्नमेंट के सामने आए, जिसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से रिफॉर्म्स भी किए। तो आइए जानते हैं उन रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेशन हुआ और दोस्तों 1994 में एनएससी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का शुरुआत करी, जिसमें आप स्टॉक को ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हो। दोस्तों इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था, क्योंकि अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को ज्यादा पावर दी गई। दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया गया, अलग फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स लाए गए, जैसे कि दोस्तों ब्रोकर के अकाउंट में पैसा आना, इन सभी इलीगल प्रैक्टिसेस को रोका गया। दोस्तों बैंकों को उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए सेपरेट ऑडिट सिस्टम रखने के लिए कहा गया, जिसको मॉनिटर आरबीआई करता। दोस्तों आरबीआई की पावर को भी बढ़ा दिया गया और फाइनेंशियल मार्केट में भी आरबीआई की प्रेजेंस को इंक्रीज किया गया। ऐसे ही रिफॉर्म्स लाए गए हमारे फाइनेंशियल मार्केट में और हमारी इकोनॉमी में, ताकि हम अश्योर कर सके कि आगे हम ऐसे स्कैम्स को प्रिवेंट कर सके। तो हर्षित मेहता स्कैम को समझाने की दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।